गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज हम नेक्स्ट जो पार्ट है, लास्ट दो वीडियोस के अंदर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने डिस्कस कर लिया आपका। नाउ आज हम बात करने वाले हैं लास्ट सेक्शन की, सेक्शन ए की, केस स्टडी वाला जो हमारा सेक्शन है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें इस बार जो केस स्टडी वाला पोर्शन रहा है आपका, एवरेज रहा है, ज्यादा कुछ उसमें कुछ रहा नहीं इस बार। फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो भी आपका पार्ट है वो एक बार आप उसको प्रॉपर तरीके से मैच कर ले अपने, कि कौन सा हमारा क्वेश्चन किस तरीके से क्या हम उसमें लिख के आ रखे हैं, वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो जो थी आपकी सेक्शन बी की, उसमें आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स तो आया नहीं। लास्ट जो वीडियो थी आपकी सेक्शन बी की, उसमें आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं आया है, ज्यादा बच्चों ने उसको व्यू नहीं किया है, ज्यादा बच्चों ने उसको शेयर नहीं किया है। तो कोशिश करिए बेटा, देखिए आपकी तरफ से जितना ज्यादा रिस्पांस हमें मिलेगा उतना बेटर, उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए आपको हम कोशिश करेंगे किस तरीके से हम उतना ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। क्लियर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन ई की केस स्टडी की, जो कि लास्ट सेक्शन होता है आपके पेपर का। ज्यादा इसमें मुश्किल रहा नहीं है, आपका बेसिक क्वेश्चंस ही डिस्कस हो पाएंगे और ज्यादा कुछ इतना कुछ खास भी नहीं रहा है इसके अंदर जितना हम देख पाएंगे। तो लास्ट केस स्टडी की हम बात करने वाले, जिसकी टेबल पहले से मैंने ऊपर बना दी है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 38 ये वाला। इसके अंदर आपको क्या दिया बेटा, क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल दिया है 200 से 400, 4 से 600, लास्ट आपका 1400 तक गया है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ सब डिविजन्स दिए। नंबर ऑफ सब डिविजन्स का मतलब आपको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिया है। देखिए 14th चैप्टर के ऊपर केस स्टडी आना बहुत ही क्लियर था, आने ही आनी है। कुछ चैप्टर्स फिक्स होते हैं जो कि आपके केस स्टडी के आने ही आने हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स होते हैं जो केस स्टडीज उसमें आनी ही आनी होती है आपकी। चलिए, तो ये आपकी क्लास इंटरवल बन गया, फ्रीक्वेंसी बन गई। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछा है आपसे बेटा, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसे आपसे पूछा है राइट द मॉडल क्लास। अब सभी को पता है मॉडल क्लास क्या होती है भाई, सबसे बड़ी वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ये रही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसके सामने वाली जो क्लास होती है वो होती है मॉडल क्लास। इसके सामने वाली जो क्लास होती है वो हमारी कौन सी क्लास होती है, मॉडल क्लास। तो फर्स्ट पार्ट का बेटा जो आंसर है, फर्स्ट पार्ट के अगर मैं आंसर की बात करूं, जो आपकी मॉडल क्लास है बेटा वो आपकी है 600 से 800। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास होती है वो होती है मॉडल क्लास। छोटी वाली वैल्यू को लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। बड़ी वाली वैल्यू को अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अगर क्वेश्चन में ये आता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बताइए, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आपकी 600 है, और अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बताइए तो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आपकी 800 है। क्लियर। सेकंड पार्ट, सेकंड का ए पार्ट, फाइंड आउट द मीडियन। फाइंड आउट द मीडियन। मीडियन आपको निकालना है, इसके अंदर कुछ खास सिस्टम है नहीं, आप देख सकते हैं मीडियन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, that is L plus N by 2 माइनस का CF डिवाइड बाय F इंटू में H। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं, पुट करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कैसे हमारा क्या आंसर रहेगा। तो चलिए, तो किस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं। अब सभी को पता है जब मीडियन की बात आती है तो एक कॉलम और तैयार किया जाता है, उस कॉलम का नाम होता है बेटा CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनता है, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम के सेम क्रॉस में ऐड करते जाओ, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21 और 3 कितना 24, 24 आ गया आपका इसके अंदर। दोबारा से चेक कर लेते हैं, 3 4 3 7 7 14 14 18 19 20 21 और 3 24, 24 बन गया। ये हमारा आ गया दिस। इसको भी एक बार प्लस कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल N, ये 24 होना चाहिए। पहली चीज ध्यान देने वाली क्या, सबसे जो लास्ट वाला FI का टोटल होता है उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। FI का जो टोटल होगा और CF का जो लास्ट नंबर होगा वो आपस में मैच करेगा। अगर वो मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब आपकी मीडियन वाली जो टेबल है वो आपकी टेबल गलत है भाई। यहां से अब सारी वैल्यूज डिस्क्राइब कर देता हूं, बस सब्स्टिट्यूट करना आपका काम है। कैपिटल N की बात करें, कैपिटल N की वैल्यू है बेटा 24। सबसे पहले उसका हाफ किया जाएगा, हाफ किया जाएगा तो आया 12। CF वाले कॉलम में, CF वाले कॉलम में 12 देखिए किन दो नंबर्स के बीच में आता है। दो नंबर्स वो कौन से बेटा, 7 और 14। जो उस पर सर्कल लगाइए, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है बेटा वो CF की वैल्यू होती है। CF की वैल्यू कितनी आई, 7।
नीचे के सामने वाला एफ होता है, एफ बी कितना आया बेटा 7, उसके सामने वाली क्लास को मीडियन क्लास बोलते हैं। तो यहां पर मीडियन क्लास पूछी जाती तो क्वेश्चन आंसर कितना आता 600 से 800। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास को एल बोलते हैं और स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है 600। एच जो होता है वो क्लास साइज होता है, क्लास साइज का मतलब क्लास इंटरवल्स के बीच में जो गैप दिया होता है उसको हम बोलते हैं क्लास साइज, जो हमारा एच से रिप्रेजेंट होता है। n/2 आ गया, एल आ गया, लोअर लिमिट आ गई, सी एफ आ गया, सी एफ आ गया, एफ आ गया, एफ आ गया, एच आ गया, एच आ गया। नाउ सिर्फ ये सारी की सारी जो वैल्यूज आपको दी है वो सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, सब्स्टिट्यूट करके बस अब आपको अपना आंसर निकालना है जो भी यहाँ पर आपका आने वाला है। क्लियर? ये है आपका मीडियन, हाउ टू फाइंड द मीडियन एंड मीडियन क्लास। मीडियन क्लास भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में। इस क्वेश्चन में मीडियन क्लास और मॉडल क्लास सेम थी। क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, निकाल लेंगे। दोबारा से बता रहा हूं, एन है, एन का हाफ करिए, हाफ करके इसमें चेक करिए किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। जो आपका सर्कल लगेगा ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो सीएफ की होती है, नीचे के सामने वाला फ्रीक्वेंसी होती है, उसके सामने वाली जो क्लास होती है वो मीडियन क्लास होती है। सारी वैल्यूज मैंने निकाल दिए, पुट कर सकते हैं। नाउ इसका बी पार्ट, फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। मीन निकालना है आपको। मीन निकालना देखिए सभी को आता है, इसमें कुछ बताने लायक कुछ है भी नहीं। मीन कैसे निकालते हैं भाई, कुछ मेथड अगर डिस्कस नहीं किया है, इसने कोई मेथड नहीं बोला है तो आप डायरेक्ट हम अपने तरीके से भी मीन निकाल सकते हैं। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सीधा हम रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई समेशन xi fi डिवाइड बाय समेशन fi। समेशन xi fi डिवाइड बाय समेशन fi निकालना कैसे है बेटा, कॉलम एक बार दिखा देता हूं मैं आपको किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज कैसे आएंगी वो बता देते हैं आपको। एक कॉलम बनता है xi का जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, ये होता है समेशन fi। पीछे आपने देखा कितना आ रहा था 24। एक कॉलम और बनाते हैं जिस कॉलम का नाम होता है xi, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, जो ये आपका क्लास इंटरवल है इसके मिड वाली वैल्यू को बोलते हैं क्लास मार्क। 200 से 400 के बीच में आपका आ गया 300, ऐसे ही चलते चलिए 500, 700, 900, 1100 और आपका 1300, ये बन गया xi। इसके बाद वाला कॉलम होता है xi इंटू fi। जो भी xi वाला कॉलम है उसको fi वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। कितना आ जाएगा भाई 900, 5 इंटू 4 20 और 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 4 36, 11 इंटू 3 33, 13 इंटू 3 3900। इसको प्लस कर लीजिएगा। ये वाला कॉलम होता है समेशन xi fi। समेशन का सिंबल किस लिए यूज होता है, समेशन का सिंबल इसलिए यूज होता है, समेशन का मतलब होता है जो भी वैल्यूज आपकी वहां दिखाई गई हैं उन वैल्यूज को आपको ऐड करना है। ये जो वैल्यूज आपको यहाँ दिखाई गई हैं सारी की सारी इसको यहाँ आपको ऐड करना है, दैट इज समेशन xi fi। और ये हमारा समेशन fi, इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। जो भी सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज द मीन। कुछ नहीं बोला गया है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पार्ट कहता है, इफ द सब डिविजन्स एट लीस्ट 800 mm rainfall during the monsoon season is considered, how many subdivisions have good rainfall। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर नाम लिया गया एटलीस्ट 800। एटलीस्ट 800 का मतलब हुआ 800 या 800 से ज्यादा अगर mm रेनफॉल हुआ तो कितने नंबर ऑफ सब डिविजन्स आएंगे, 800 या 800 से ज्यादा। इधर आ जाइए बेटा, 800 या 800 से ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 ये तीनों काउंट होंगे, 4 3 7 8 9 10। तो 10 नंबर ऑफ सब डिविजन्स होंगे आपके, जिसके अंदर जो रेनफॉल होगा वो 800 mm से ज्यादा रहेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है उतना या उससे ज्यादा। तो 800 या 800 से ज्यादा नंबर ऑफ सब डिविजन्स की बात करें तो 1 2 और 3, ये तीन लास्ट वाले ऐड होंगे, 4 3 7 और 3 10। तो लास्ट वाला जो पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट, उसका आंसर है बेटा 10। क्लियर? ये हमारी 38 केस स्टडी थी। इसके अंदर आपको क्या क्या बातें बताई गई, उसने कई सारी चीजें उसने आपको बताई है इसके अंदर, जैसे उसने मॉडल क्लास, मिडियन क्लास, कई सारी बातें इसके अंदर आपको उसने बताई भी है। नाउ जो नेक्स्ट जो आपकी केस स्टडी है वो आपकी है बेटा चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, जो हमारा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसका जो आपका डायग्राम है वो एक बार हम डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। एक बार डायग्राम के बारे में अच्छे से जो भी उसने डायग्राम दिया है वो एक बार इसके अंदर हम बना देते हैं आपका।
ये वाला पॉइंट आपका एक्स से रिप्रेजेंट है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 का है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 का है, ये क्या हो गया, ये पी हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल पॉइंट पी हो गया। ये रिप्रेजेंट हो गया आपका पॉइंट, जो भी आपके डायग्राम था वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, क्या क्या चीज गिवन है वो भी एक बार देख लेते हैं भाई, ऊपर पढ़ लेते हैं। पी और जो क्या हुआ है वो पॉइंट्स है शिप्स के, फ्रॉम पॉइंट पी टू क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, हाइट दी है लाइट हाउस की, ये रहा हमारा लाइट हाउस, इसकी जो हाइट गिवन है बेटा वो आपको गिवन है 50 मीटर, 50 मीटर की हाइट आपकी लाइट हाउस की गिवन है। क्लियर, डायग्राम बन गया। नाउ फर्स्ट पार्ट बात करते हैं। देखिए इसके अंदर बस आप याद रखिएगा 9 चैप्टर की जब भी केस स्टडी आए, जब भी कोई क्वेश्चन आए, आपको बस यही ध्यान रखना है क्या, कि इसके अंदर जो भी ट्रायंगल होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल ली जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद आपको हमेशा एक एंगल गिवन होगा, एक वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू का मतलब उसकी साइड दी होगी और दूसरा आपको निकालनी होगी। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या पूछा है उसने। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस when is at the point Q when the angle of depression is 45 डिग्री। सभी को पता है इस लाइन के साथ यहां से एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, इस लाइन के साथ 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। एक बात और याद रखिएगा, बच्चे कई बार ये कंफ्यूज कर जाते हैं क्या कि कौन सा एंगल 30 है कौन सा एंगल 45 है। जो पॉइंट जितना उस लाइट हाउस या टावर या कोई बिल्डिंग भी है जितना उसके पास होगा उतना एंगल ज्यादा होगा। याद रखिएगा, जो पॉइंट उसके जितना ज्यादा पास होगा उतना एंगल ज्यादा होगा, जो पॉइंट जितना दूर जाता जाएगा एंगल डिक्रीज होता जाएगा। आप किसी बिल्डिंग के पास खड़े आप उसको देख रहे हैं तो आपकी गर्दन, और आप उसके पास जाएंगे तो गर्दन ऊपर उठेगी, गर्दन ऊपर उठेगी मतलब जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे उससे आपकी गर्दन नीचे आती जाएगी, इसका मतलब जो एंगल है वो कम होता जाएगा। तो याद रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं एंगल 30 45 कौन सा है। पॉइंट जितना ज्यादा पास उतना एंगल ज्यादा, पॉइंट जितना दूर उतना एंगल कम, ये आपको याद रखना है। अब पहले वाले पॉइंट में पहले वाला जो पार्ट दिया आपको उसके अंदर उसने आपसे क्या पूछा है, जो पॉइंट क्या हुआ है उसका बेस से डिस्टेंस निकालना है। तो लीजिए भाई, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखा, क्यू ए बी ट्रायंगल का नाम है। ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, हमको क्यू ए निकालना है। पी बाई बी हमने लगाया, P बाई बी होता है बेटा टेंजेंट 45 दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 हो गई, जो परपेंडिकुलर है वो AB के बराबर है, बेस QA के बराबर है। 1 इक्वल्स टू AB की वैल्यू पुट करी 50, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हमने कराई तो वैल्यू जो QA की वैल्यू आ गई वो 50 मीटर आ गई। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है बेटा वो है 50 मीटर। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो 50 मीटर साफ पता चल रहा था। वो कहता है जब शिप पॉइंट क्यू पे थी तो हम आप जो बेस है उसका जो फुट है उससे आप डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। ये गिवन था परपेंडिकुलर, P बाई बी लगाया, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाल दिया। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है 50 मीटर। सेकेंड पार्ट का फाइंड आउट द एंगल मेजर, कौन से एंगल पूछे देख लेते हैं। पहला एंगल उसने पूछा है PBA, देखते हैं कौन सा एंगल बेटा, PBA ये वाला पूरा एंगल पूछा है। ध्यान से देखें कैसे निकालना है आपको पूरा एंगल। PBA का अगर मैं ये वाला एंगल देखूं 30, पूरा एंगल जो होता है वो 90 होता है। 30 90 में चला गया, कितना बच गया बेटा, 90 में से 30 डिग्री ऊपर वाला ले गया तो कितना डिग्री बच गया, 60 डिग्री बच गया। तो PBA आ रहा है 60 डिग्री। एक और एंगल पूछा है आपसे, QBA भी पूछा है, QBA सेम यहां पर QBA पूछा है, पूरा 90 है तो QBX जो है वो 45 है। तो 90 में से 45 ऊपर चला गया तो नीचे वाला एंगल कितना बच गया, 45। तो सेकंड वाले जो पार्ट का आंसर है बेटा वो पहले वाले का 60 है और दूसरे वाले का है 45। थर्ड वाले का पार्ट ए की अगर हम बात करें, थर्ड वाले पार्ट ए की बात करें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप फ्रॉम द पॉइंट P एंड द Q। हमें P Q निकालना है। P Q कैसे निकलेगा, देखो आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। QA हम निकाल चुके हैं, 50 आ गया। अब दोबारा क्या करिए, बड़ी वाली ट्रायंगल लीजिए PBA, PBA के अंदर P बाई बी दोबारा लगाइए। P बाई बी लगाने के बाद PA आ जाएगा, PA में से QA हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, PQ। लगाना वही टेंजेंट ही है। PBA के अंदर अगर हम टेंजेंट लगाए, अब एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करी, 1/√3, परपेंडिकुलर 50 के बराबर है, जो बेस है वो PA था।
तो इसके अकॉर्डिंग जब हमारा पी ए आया बेटा वो आया 50√3। टोटल डिस्टेंस आ गया पी से लेकर ए तक, बट हमारे को पी क्यू चाहिए। तो मैंने कहा पी ए में से क्यू ए माइनस कर दीजिए। पी ए कितना आया 50√3, वो 50 आया, और 50 अगर कॉमन लेंगे तो आंसर आएगा इतना। √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो पुट नहीं करेंगे। जब भी आपको रूट की वैल्यू गिवन हो तभी आपको लगानी है, जब रूट की वैल्यू गिवन ना हो अपनी तरफ से कभी वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना आया 50, ब्रैकेट में √3 -1 मीटर। तो ये आपका सेकंड का ए पार्ट था। इसका और वाला पार्ट भी पढ़ते हैं। इफ द शिप कंटिन्यूज मूव टुवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए, क्यू से लेकर ए तक आने में उसको 10 मिनट का टाइम लगा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं। वो कहता है अगर क्यू से ए तक आने में उसको जो टाइम लगा है वो 10 मिनट का लगा है, 10 मिनट का टाइम लगा क्यू से ए आने में। कैलकुलेट द स्पीड, आपको क्यू से लेकर ए तक की स्पीड फाइंड आउट करनी है। किस में फाइंड आउट करनी है, किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन तो ये अच्छा है ना। आइए, स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्यू से लेकर ए तक की बात करूं अगर मैं, तो क्यू से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना निकाला 50। टाइम क्यू से लेकर ए तक का 50 क्या है, ये मीटर है। 50 क्या है बेटा, मीटर है। अभी तो जो है वो लिखिए एक बार। टाइम कितना दिया है 10 क्या मिनट। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरी वैल्यू आई 5 मीटर पर मिनट। लेकिन हमें मीटर पर मिनट नहीं चाहिए बेटा, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो आ जाइए, मीटर में किलोमीटर चाहिए। तो बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर। हमको मीटर में किलोमीटर में चाहिए तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो मीटर किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में 1/1000। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। हमें 1 मिनट में चाहिए तो 1/60 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करिए इसको। 5 5 2 10 0 5 1 2 1 0 2 3 6। तो कितना आंसर आया बेटा, 3/10 किलोमीटर पर आवर। दोबारा सुन लीजिए, मीटर पर मिनट था, हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में 1/1000। 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 1/60 आवर। 0 0 गई, 5 ने से काटा, 5 2 10 0 2 1 2 0 2 3 6, 3/10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी स्पीड आ गई। कहां से कहां तक की स्पीड आ गई, क्यू से लेकर ए तक की स्पीड आ गई। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये आपकी सेकंड केस स्टडी थी जो कि आपकी 9th चैप्टर के ऊपर थी। ये अच्छा क्वेश्चन था, हाउ टू फाइंड द स्पीड। तो याद रखिएगा 9th चैप्टर की केस स्टडी बड़ी आसान बनती है, कई बार होता है। बस आपको थोड़ा सा चीजें जो है वो अच्छे से एक बार देखनी पड़ेंगी, देखने के बाद आप उसके एनालिसिस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं जो कि लास्ट केस स्टडी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका। कहता है ये एक लॉन है आपका, बीच में जो एक लॉन दिया है उसकी जो लेंथ है बेटा वो 12 मीटर की बताई गई है, और जो उसकी विड्थ बताई गई है बेटा वो 10 मीटर की बताई गई है। ये वॉकिंग एरिया है जो कि x इसकी विड्थ है और x ही इसकी वैल्यू है। ठीक है, पढ़ लेते हैं भाई। टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे, यहाँ पर लोग चलते हैं, ये वॉकवे है, ये बीच में गार्डन है। बीच में क्या है, गार्डन। टोटल जो आपको एरिया अवेलेबल दिया है वो दिया है बेटा 360 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ 12 मीटर की है और विड्थ जो है वो 10 मीटर की है। पहले पार्ट की बात करते हैं। कहता है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे टेकिंग द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज x मीटर। दिखाया भी है जो विड्थ है वॉकवे की वो x मीटर है, इधर से भी और इधर से भी। अब आपको फॉर्मुलेट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटल एरिया के रिप्रेजेंट में। टोटल एरिया के रिप्रेजेंट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा एक रेक्टेंगल बना, यहां से लेकर यहां तक है 12, इधर से लेकर इधर तक आपका है 12 मीटर। एक्स विड्थ इधर से ऐड हुई, एक्स विड्थ इधर से ऐड हुई, तो लेंथ बताइए कितनी हो गई। यहां से लेकर यहां तक अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो बेटा हो गई 12 + 2x।
सेम इधर से बात करें, x नीचे से ऐड हुआ, x ऊपर से ऐड हुआ, तो यहाँ उसकी जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 10 प्लस 2x। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का जो बेटा एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी बनी 12 प्लस 2x, ब्रेथ कितनी बनी 10 प्लस 2x। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराइए, 12 इंटू 10 कितना 120 प्लस 12 इंटू 2 24x प्लस 20x प्लस में 4x स्क्वायर। इसको और सॉल्व करिए, 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर हो गया 24 और 2 2 4 और 4x प्लस में 120। तो ये हमारा एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ दिस। तो उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन ये पूछा है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द टोटल एरिया दैट वॉकिंग द विड्थ इज x मीटर। टोटल एरिया आपका x के फॉर्म में आ गया, दैट फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म हो गई, देखिए ध्यान से कि हाउ टू फाइंड द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सेकंड पार्ट, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड आउट द विड्थ। अब सॉल्व कैसे करना है सभी को पता है, जो एरिया है वो गिवन है कितना 360 मीटर स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 120 इक्वल्स टू 360। सॉल्व करिए, उसको इधर लाइए, 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 120 माइनस का 360 इक्वल्स टू 0। दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 44x माइनस करिए 12 इंटू 12 24, 12 3 36 240 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लीजिए, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इंटू 6 24 0। दैट इज फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म नहीं करनी, सॉल्व करनी है। इसके बाद सॉल्व करना देखा आपका काम है, हमारा काम नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, ऐड करने पे 11 चलो चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 60 चाहिए। तो जो फैक्टर्स बन रहे हैं बेटा वो फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा प्लस का 15 और एक माइनस का 4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएंगे बेटा माइनस का 15 और प्लस का 4। नेगेटिव पॉसिबल है नहीं। द वैल्यू ऑफ x इज 4 मीटर। तो जो वैल्यू आएगी x मीटर की वो x की जो वैल्यू आएगी, विड्थ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 मीटर। तो याद रखिएगा आप, क्या सेकंड वाले जो पार्ट का आंसर आ रहा है उसने बोल रखा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड आउट द विड्थ। द वैल्यू ऑफ द विड्थ इज 4 मीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट सेकंड का बी, इफ द कॉस्ट ऑफ पेइंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। वो कहता है कि जो आपको कॉस्ट दी है वो आपको दी है 50 पर मीटर। ठीक है, मतलब जो रेट दिया है वो रेट आपको गिवन दे दिया, कितना दिया भाई रेट गिवन ₹50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, पर मीटर स्क्वायर दे दिया। टोटल कॉस्ट आपको बता दी, कहता है जो टोटल कॉस्ट है बेटा वो है 12,000 रुपए की। कैलकुलेट द एरिया, सभी को पता है बेटा क्या फॉर्मूला होता है, एरिया मल्टीप्लाई रेट। जो भी एरिया होगा अगर आप उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है टोटल कॉस्ट। आपको फाइंड आउट करना है एरिया, रेट आपको दिया है 50, टोटल कॉस्ट आपको दी है बेटा 12,000। तो यहां से अगर हम एरिया फाइंड आउट करने गए तो वैल्यू आई 12,000 डिवाइड बाय 50, कैंसिल आउट 5 5 2 10 5 4 20 0 की 0, दैट इज 240। क्लियर, बाहर 0 0 गई, 5 इंटू 4 5 इंटू 2 10, 2 बच गया, 5 4 20 0 0 240। तो एरिया कितना आया बेटा 240 मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये फॉर्मेट तो सभी को पता ही होगा कि एरिया इंटू रेट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। लास्ट पार्ट, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। याद रखिएगा जो लॉन है वो बीच वाला है, ये उसका वॉकिंग डिस्टेंस मिला के था, ये बीच वाला लॉन है। ये रेक्टेंगल जो है ये वाली ये लॉन की रेक्टेंगल है बेटा। इसका पेरीमीटर पूछा, पेरीमीटर ऑफ लॉन का फॉर्म, वैसे पेरीमीटर जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 ब्रैकेट में 12 प्लस 10, तो 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 10 कितना 22। तो कितना पेरीमीटर आया बेटा 44 आया पेरीमीटर। तो याद रखिएगा वॉकिंग का पूछता अगर ज्यादा और डिस्क्राइब में जाता, वैल्यू ऑफ एक्स इज 4, अगर एक्स की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 2 8 8 ऐड होता कितना 20,
4 इंटू 2 8, 8 और 10 18। तो ये वॉकिंग वाले का डिस्टेंस पेरीमीटर भी निकाल सकते थे, एरिया भी निकाल सकते थे, बट आपसे वॉकिंग का नहीं पूछा। किसका पूछा? सिर्फ आपसे जो पूछा है बेटा वो लॉन का पूछा है कि फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। लॉन का पेरीमीटर पूछा है कि कितना पेरीमीटर हो सकता है आपका लॉन का। क्लियर? तो ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा वो हो सकता है आपको उसमें शो ना हो रहा हो वीडियो के अंदर, दैट इज 12 + 2x है। क्लियर? डन। अब मैं आपको बताता हूं बेटा जो केस स्टडीज वाले जो चैप्टर्स हैं, केस स्टडीज वाले जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से किस किस तरीके से आ सकते हैं, किस किस चैप्टर में से केस स्टडी जो है वो इंपॉर्टेंट बन सकती है, किस किस चैप्टर की जो केस स्टडी है वो ज्यादा बन सकती है। फर्स्ट चैप्टर के केस स्टडी आने के कम चांस रहते हैं, सेकंड चैप्टर की केस स्टडीज आ सकती हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो केस स्टडीज की किस किस चैप्टर के अंदर बनती है। थर्ड में पॉसिबिलिटी कम है, फोर्थ में पॉसिबिलिटी कम है, फिफ्थ में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, चैप्टर नंबर 7 में ज्यादा है पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज की, ये जो केस स्टडीज की है। 9th चैप्टर हो गया केस स्टडी का, 10th में नहीं आती है, 11th में नहीं आती है, 12th में नहीं आती है, 13th में ज्यादा चांस होते हैं केस स्टडी के। और एक जो लास्ट चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी 14 चैप्टर, ये वो चैप्टर्स हैं इसके अंदर केस स्टडी आने के मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस रहते हैं। बाकी चैप्टर में से भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस जो है सेकेंड, फिफ्थ, 7th, 9th, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब वो चैप्टर्स हैं जिसके अंदर मैक्सिमम चांसेस जो रहते हैं प्रोबेबिलिटी जो आपकी केस स्टडीज आने की वो रहते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हो सकता है काफी सारे चेंजेस भी आए, हो सकता है हमने डिस्कस भी किया है आपसे, कोई भी चेंजेस इसके अंदर आए हैं वो हम 1 बाय 1 वीडियो के अंदर डिस्कस करते रहेंगे आपसे। क्लियर? तो ये आज का सेशन था जिसके अंदर आपको क्लियरली जो भी केस स्टडीज आई थी और वाले जो पार्ट हैं वो भी आपको डिस्क्राइब कर दिए हमने सारे के सारे। कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपका डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा जितना भी पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि और हमें मोटिवेट मिले और हम जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते हैं उतनी ज्यादा कोशिश करें आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने की। क्लियर? थैंक यू बेटा।